ये है मंगोलिया, दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश जो 99.7% बिल्कुल खाली है। मंगोलिया की सारी पॉपुलेशन इस छोटे से व्हाइट हाइलाइटेड एरिया में रहती है और इसलिए ये शायद दुनिया का सबसे खाली कंट्री भी है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगोलिया हमेशा से इतना खाली नहीं था। 18वीं सदी में मंगोलिया की आबादी 10 लाख थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक झटके में मंगोलिया से 8 लाख लोगों का सफाया हो गया। मंगोलिया के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे उसकी जियोग्राफी और हिस्ट्री में होने वाले दो वाकयात का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले मंगोलिया की जियोग्राफी के बारे में जानते हैं। मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समंदर नहीं लगता। मंगोलिया के नॉर्थ में रशिया है और साउथ और ईस्ट में चाइना है। मंगोलिया से करीबन समंदर भी 700 किलोमीटर दूर येलो सी है और यही वजह है कि इंडियन और पैसिफिक ओशन से आने वाली मानसून विंड्स बहुत कम यहां तक पहुंचती है और इसी वजह से मंगोलिया का सारा साउदर्न साइड रेगिस्तान है और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट भी है। यह रेगिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ पर एक्सट्रीम मौसम होता है। सर्दियों में टेम्परेचर -38 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मियों में 42 डिग्री तक पहुंचता है। यही गोबी डेजर्ट मंगोल एम्पायर का स्ट्रेटेजिक सेंटर भी रहा है। चंगेज खान के सारे मिलिट्री कैंपेन्स इसी रेगिस्तान से बाकी दुनिया को जाते थे और इन्हीं टफ कंडीशंस की वजह से मंगोल योद्धा दुनिया में सबसे टफ और खूंखार माने जाते थे। गोबी डेजर्ट के बारे में यह भी मशहूर है कि चंगेज खान इसी डेजर्ट में कहीं दफन है। इस साउदर्न साइड के खुश्क होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मंगोलिया हर तरफ से बहुत ऊंची माउंटेन रेंजेस में घिरा हुआ है। इधर साउथ में हिमालय है और फिर ये कुनलुन माउंटेन रेंज है जो इस तरफ से आने वाली बारिश की हवाओं को रोकती है। इसी तरह वेस्टर्न साइड पर अल्ताई माउंटेन रेंज है जो वेस्टर्न साइड से आने वाले बादलों को रोकती है। तो अब होता यह है कि सदर्न और वेस्टर्न साइड से आने वाली हवाएं इन ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश बरसाती हैं और मंगोलिया के वेस्टर्न और साउदर्न साइड पर बस खुश्क और ठंडी हवा ही पहुंचती है और इसीलिए ये जो वेस्टर्न और सदर्न मंगोलिया है ये रहने के काबिल ही नहीं है और हमेशा से ये ऐसे ही खाली रहा है। अब आते हैं नॉर्दर्न साइड की तरफ। यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं। एक है खेंतेई माउंटेन रेंज, उसके नीचे है खांगई माउंटेन रेंज और फिर ईस्टर्न साइड पर है हिंगान माउंटेन रेंज। और ये तीनों माउंटेन रेंजेस मिलकर कुछ ऐसा ट्रायंगल सा बनाती है जिसकी वजह से वेस्टर्न, साउदर्न और नॉर्दर्न साइड से आने वाली खुश्क हवा इस ट्रायंगल वाले एरिया तक नहीं पहुंचती। और यही वजह है कि जहां बाकी मंगोलिया का टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहीं इस ट्रायंगल में मिनिमम टेम्परेचर बस -2 तक ही गिरता है और इसलिए मंगोलिया का कैपिटल उलान बटोर भी इसी ट्रायंगल में ही है। यह मौसम की शिद्दत ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे मंगोलिया में सिर्फ यही एरिया कुछ भी उगाने या एग्रीकल्चर के काबिल है। लेकिन यह एरिया मंगोलिया के टोटल एरिया का सिर्फ 0.4% बनता है। इसी तरह पूरे मंगोलिया में सबसे ज्यादा बारिश भी इसी ट्रायंगल में होती है। गो की ये सिर्फ 350 मिलीमीटर बारिश है, पर फिर भी आपको मैप में इसे नॉर्दर्न साइड पर लश ग्रीन एरियाज नजर आ रहे होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी थोड़ी बारिश से यहाँ पर इतनी हरियाली कैसे होती है। इसमें एक बार फिर इन 3 माउंटेन रेंजेस का रोल है। आपने ज्योग्राफी में इरोजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब बारिश होती है तो पहाड़ों से सारे मिनरल्स उस बारिश के पानी के साथ नीचे वैली में आ जाते हैं, जिससे नीचे वैली की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। ऐसा ही कुछ इन 3 माउंटेन रेंजेस की वजह से होता है और इसीलिए आपको यहाँ ये लश ग्रीन एरिया नजर आ रहा है। तो अभी तक तो हमने देखा है कि कैसे ज्योग्राफी की वजह से मंगोलिया के सिर्फ 0.3% एरिया पर सब लोग रहते हैं। लेकिन मंगोलिया के इतना खाली होने की एक और वजह यह भी है कि यहाँ पर इन जनरल पॉपुलेशन ही बहुत कम है। लेकिन इसकी क्या वजह है? हालांकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि 18वीं सदी में मंगोलिया में 10 लाख लोग रहते थे, मगर फिर एकदम 8 लाख लोग, मतलब मंगोलिया की 80% पॉपुलेशन खत्म हो गई और सिर्फ 2 लाख लोग बच गए। और तब से लेकर आज तक मंगोलिया की पॉपुलेशन ग्रोथ वो रेट अचीव नहीं कर सकी जो 18th सेंचुरी में था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था 18वीं सदी में? ये कहानी शुरू होती है साल 1200 से, जब मंगोलिया कुछ ऐसा दिखता था और यहाँ पर चंगेज खान का राज था और ये राज पैसिफिक ओशन से कैस्पियन सी और रशिया से लेकर तिब्बत तक फैला हुआ था। लेकिन फिर चंगेज खान के मरने के बाद ये पूरी मंगोल एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में बंट गई। अब मंगोल बरसों वॉर्स और खून खराबा करके थक चुके थे और वो अमन की तलाश में थे। और ये वही टाइम था जब बुद्धिज्म इधर इंडिया से फैलता हुआ इधर सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका था। बहुत से मंगोल एम्पायर बुद्धिज्म से इंप्रेस होकर आज का मंगोलिया, जो उस वक्त झुंगार डायनेस्टी के कंट्रोल में था, वहां भी बुद्धिज्म तेजी से फैलने लगा और ऐसे ही कहीं 100 साल गुजर गए। फिर 1636 में
इधर नॉर्थ ईस्टर्न चाइनीज प्रोविंस मंचूरिया में चिंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई। चिंग मंगोलों के खून के प्यासे थे, क्योंकि बरसों मंगोलों ने उन पर राज किया था और उनकी जमीन भी हथियाई थी। अगले सिर्फ 50 सालों में ये चिंग डायनेस्टी नॉर्थ चाइना और साउदर्न मंगोलिया को कॉन्कर करते हुए इधर झुनगार डायनेस्टी के बॉर्डर तक पहुंच गई। झुनगार डायनेस्टी इस वॉर के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि इतने साल बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में गुजारने के बाद वो किसी भी वॉर के लिए रेडी नहीं थे, और इसलिए 1755 से 1757 के बीच चिंग डायनेस्टी ने झुनगार डायनेस्टी को लगातार वॉर्स में शिकस्त दी और 8 लाख लोगों को मार डाला। इस वाक्य को आज भी झुनगार जीनोसाइड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मंगोलिया पहले चिंग डायनेस्टी और फिर सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहा, मगर उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ दोबारा कभी रिकवर नहीं कर सकी। और जाहिर है इसकी एक वजह तो 8 लाख लोगों का मारा जाना था, और दूसरी वजह थी बुद्धिज्म। मंगोलों में बुद्धिज्म अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हर 3 में से एक मर्द मंक बन जाता था, और वो सारी जिंदगी शादी नहीं करता था। वो कि सोवियत यूनियन ने बहुत सी पॉलिसीज से इस बर्थ रेट को बढ़ाने की बहुत कोशिश की, और वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। शादीशुदा कपल्स को कैश, फर्न और कुछ केसेस में तो घर भी दिए जाते थे, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मंगोलिया में बर्थ रेट लगातार बढ़ता गया है। लेकिन फिर भी मंगोलिया को जो घाव 18वीं सेंचुरी में लगा था वो आज भी नहीं भरा है। बुद्धिज्म आज भी मंगोलिया का डोमिनेंट रिलीजन है, और आज भी मंगोलिया में बहुत से मर्द सारी जिंदगी शादी नहीं करते, और ये फैक्ट मंगोलिया के इस पॉपुलेशन पैटर्न को बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे मंगोलिया की हार्श जियोग्राफी और उसकी हिस्ट्री ने इस सारे पॉपुलेशन पैटर्न को शेप किया है। अगर आप ऐसी ही जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने अपने चैनल पर ऐसी सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप ऐसी सारी वीडियोस एक ही क्लिक में और एक ही सिटिंग में देख सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। मंगोलिया अपने विशाल और उबड़ खाबड़ इलाकों के साथ दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। देखिए, इसके बड़े लैंड एरिया के बावजूद यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 30 लाख से ज्यादा है। ज्यादातर पॉपुलेशन कैपिटल सिटी उलान बटोर में कंसंट्रेटेड है, जो देश के लगभग आधे रेजिडेंट्स का घर है। दूसरी तरफ रूरल एरियाज छोटे स्कैटर्ड कम्युनिटीज के साथ वाइड ओपन स्पेसेस की विशेषता रखते हैं। इस यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन का देश की संस्कृति और रहन सहन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो अर्बन और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स का एक अलग ही ब्लेंड तैयार करता है। पूरे इतिहास में मंगोलिया की पॉपुलेशन कई घटनाओं से प्रभावित रही है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन से लेकर आक्रमणों और पलायनों तक इन घटनाओं ने देश के डेमोग्राफिक लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मंगोलिया की वर्तमान पॉपुलेशन डायनामिक्स को समझने के लिए इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी चिंग डायनेस्टी की मंगोलिया पर विजय। चिंग शासकों ने ऐसी पॉलिसीज लागू की जिन्होंने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को नाटकीय रूप से बदल दिया। शायद सबसे विनाशकारी था 18वीं शताब्दी में झुनगार जेनोसाइड, जिसके कारण झुनगार लोग लगभग खत्म हो गए। इस दुखद घटना ने पॉपुलेशन को काफी कम कर दिया और इस क्षेत्र की एथनिक कॉम्पोजिशन को बदल डाला। बुद्धिज्म ने भी मंगोलिया की पॉपुलेशन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्धिज्म के प्रसार से सामाजिक ढांचों, फैमिली प्लानिंग और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आया। मठ सीखने और संस्कृति के केंद्र बन गए, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हुआ। बुद्धिज्म द्वारा शुरू की गई धार्मिक प्रथाएं और मान्यताएं आज भी मंगोलियाई समाज को प्रभावित करती हैं। अंत में मंगोलिया की पॉपुलेशन हिस्टोरिकल इवेंट्स और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस के एक जटिल इंटरप्ले से प्रभावित हुई है। चिंग डायनेस्टी और झुनगार जेनोसाइड के प्रभावों से लेकर बुद्धिज्म के गहन प्रभाव तक, इन सभी फैक्टर्स ने आज के मंगोलिया को आकार देने में योगदान दिया है। इस समृद्ध इतिहास को समझने से हमें मंगोलियाई लोगों के रेजिलियंस और डाइवर्सिटी की सराहना करने में मदद मिलती है।